हाँ जी, हमने क्या कहा कि जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो आपका है मालोनोबिस। मालोनोबिस इंडियन स्टैटिस्टिक्स के जो फादर है वो मालोनोबिस है, और स्टैटिस्टिक्स के जो फादर है वो कौन है आपके, फिशर। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, तीन लैंग्वेज के वर्ड से है, लेटिन के स्टेटस वर्ड, इटालियन के स्टैटिस्टा और जर्मन के स्टैटिस्टिक। इन तीनों से मिलकर, इन तीनों का मिलकर मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट, कि आपका जो राजनीति, आपकी स्टेट मतलब कि पोजीशन किस तरीके की है, डेटा किस तरीके का है। तो ये तीनों इस तरीके इसको बताते हैं, यहीं से आपके निकली है स्टैटिस्टिक्स। तो एक बात ये ना, आरपीसी के एग्जाम में ये चीज़ें आ जाती है, यानी पीएससी के एग्जाम में कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो अभी आप नेट के लिए पढ़ रहे हो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं आपके लिए। लेटिन के स्टेटस, इटालियन के स्टेटिस्टा, जर्मन के स्टैटिस्टिक्स। दो तरीके की स्टैटिस्टिक्स होती है भाई, एक तो होती है प्लूरल, एक होती है प्लूरल सेंस में, एक होती है आपकी सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में आपने पढ़ा होगा, ध्यान हो नहीं हो अभी ध्यान से सुनो। प्लूरल सेंस में क्या होता है, आप सिर्फ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कह दीजिए, वही आपकी स्टैटिस्टिक्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके पास कितने पेन है, आपने कहा 8 पेन, मेरे पास 8 पेन्स है, तो ये आपकी स्टैटिस्टिक्स हो गई एज पर दी प्लूरल सेंस में। ठीक है, आपके पास क्या है, एज पर दी प्लूरल सेंस आपकी क्या होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी 8 पेन्स। ठीक है, अब आपको एक ये बताओ, क्या 8 कोई स्टैटिस्टिक्स है, मैंने लिख दिया 8, कोई स्टैटिस्टिक्स बनी या नहीं बनी। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स कभी भी ऐसे नहीं बनती। स्टैटिस्टिक्स कैसे बनेगी, ऐसे देखो, एक चीज लिखा, एग्रीगेट के साथ चलता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा, स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, all statistics are numerical data but all numerical data are not statistics। ठीक है, all numerical data are not statistics, ये statistics नहीं है, ये statistics हो गई एक बार के लिए। अब ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, बिल्कुल है। ठीक है, आपका अफेक्टेड बाय मैनी कोजेज, जो स्टैटिस्टिक्स है ना बहुत सारी कोजेज से अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से आप इवेल्युएट कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो डेटा को, इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, आपके और पर्सनल फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी नॉलेज किस तरीके की है। तो मतलब आपकी स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। स्टैटिस्टिक्स कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, आपकी रीजनेबल एक्यूरेट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कोविड के केसेस काउंट कर रही थी गवर्नमेंट डेली बेसिस पे, कितने केसेस आ रहे हैं, तो कितने ही केसेस आपके बिना वैसे काउंट के छूट जाते थे, तो वो आपके रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ था, ये नहीं कि 100% एक्यूरेटी, ये पॉसिबल ही नहीं होती कहीं भी। ठीक है, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टैटिस्टिक्स हमेशा प्लेस्ड की जाती है रिलेशन टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा कि एक्स के पास 8 पेन है, वाई के पास 10 पेन है, तो ये कंपेयर कर रहे हो दोनों के साथ, कि इन दोनों के कंपेयर कर रहे हो कि एक्स के पास कम पेन है एज कम्पेयर टू वाई। पर्पज होता है प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है आपके, कैसे, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। मान लो आपको किसी चीज़ का मीन निकालना हो तो मीन के अकॉर्डिंग डेटा लोगे, आपको कोई टी टेस्ट लगाना हो तो टी के अकॉर्डिंग लोगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स का आपने यूजी का वो परसेंटेज निकालनी है, तो आप क्या लोगे, आपके मार्क्स का डेटा लोगे। आपकी अगर मान लो पॉकेट मनी निकालनी है तो आपकी पॉकेट मनी कितनी है उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। तो यानी डेटा किस तरीके से चाहिएगा वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी टोटल स्टैटिस्टिक्स टोटली डिपेंड्स ऑन दी योर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है डेटा कलेक्ट करने का, डेटा को मतलब कैलकुलेट करने का। एस्टिमेटेड होती है स्टैटिस्टिक्स और सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट की जाती है, कि पहले डेटा को आइडेंटिफाई करते हो कि आपको डेटा किस तरीके का चाहिए, उसके सोर्स क्या होंगे डेटा के, कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, पूरा एक सिस्टमेटिकली चल रहा है आपकी सिंगुलर सेंस में। आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या है प्लूरल सेंस में। ठीक है, सिंगुलर सेंस में क्या हुआ, देखो एक लाइन में समझ लीजिए, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज पर प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या है, वो सारी आपकी टेक्निक्स और मेथड्स आ गए जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। डेटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हो, आप क्वेश्चनर मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू से कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासीफाई की लाइक जैसे मेल फीमेल पे आप क्लासीफाई कर सकते हो,
एज ग्रुप पे क्लासीफाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके आपके क्लासीफाई करने के। प्रेजेंट जैसे टेबल्स में कर दो आप प्रेजेंट, ग्राफ्स में प्रेजेंट कर दो, एनालाइज कर दो, फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट बनाओ इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या था, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, वाइल इन सिंगुलर सेंस और साइंस ऑफ कैलकुलेशंस, और आप क्या कह सकते हो जिस आप में टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो वो आता है आपका सिंगुलर सेंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स। कोई डाउट है अभी तक आपका सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस और स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आई, तीन चीज़ों में कोई डाउट है भाई? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छे। ये डेफिनेशन याद रखने बिल्कुल आसान है क्रॉक्सटन एंड काउडन की। क्या, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज ए कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सेम वही कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी थी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की। फीचर्स भी यही हो गई है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। सबसे छोटी सी डेफिनेशन आई भी हुई है बाउले की, साइंस फॉर कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस फॉर कैलकुलेशन किसकी है, बाउले की। क्रॉक्सटन एंड काउडन की वो 5 सारे वर्ड्स है, उसको लिख लेना, बता देना, ये उसकी डेफिनेशन है। अब बात आती है कि इसका स्कोप क्या है, क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं स्टैटिस्टिक्स। बाउले की साइंस फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। बस सिर्फ क्या है कि साइंस में क्या होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स होती है जिसके बेसिस पे आप डेटा को एनालिसिस करते हो, उससे सेम चीज आपकी यहाँ पे है, ठीक है। सुन लो आप, ठीक है। उसके बाद आया क्या स्कोप है भाई स्टैटिस्टिक्स का, दो चीजें आती है, एक तो नेचर, किस तरीके की है। देखो नेचर में आया कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों है, क्योंकि आप बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हो, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, नोवा, मनोवा, मनकोवा, काई स्क्वायर, और बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स होती है जिसको आप यूज कर रहे हो। तो यानी ये एक साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंटिफिकली कोई काम कर रहे हो, स्टैंडर्ड काम कर रहे हो, तो वो आप इसमें यूज कर रहे हो। दूसरा क्या, आर्ट। अब देखो स्टैटिस्टिक्स है वो हर कोई यूज नहीं कर सकता, हर किसी को मीन कैलकुलेट नहीं करना आता। तो क्या होता है, हर किसी को क्या है, मीन कैलकुलेट नहीं करना आता, हर किसी को टी टेस्ट नहीं लगाना, तो ये नहीं आर्ट है इसको काम करने की। तो साइंस और आर्ट दोनों होती है। अब आती है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। देखो दो तरीके की स्टैटिस्टिक्स है, एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब टू डिस्क्राइब, किसी चीज के बारे में बताना, डिस्क्राइब करना, ठीक है। ये क्या, ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स होती है, ऐसी सारी स्टैटिस्टिक्स जो किसी पॉपुलेशन, किसी जो डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए, फीचर्स को बताए, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या आया, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें। डिस्पर्जन के आ गया, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, रिकॉर्डेशन, रिग्रेशन। रिग्रेशन तो शायद इम्पैक्ट भी बताता है, लेकिन जो ये चीजें हैं ये सब क्या बताती है कि आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो x है और y है, इसकी इनकम है 5,000 रुपये और इसकी इनकम है 6,000 रुपये। मैंने कहा कि इसका मीन कितना आएगा, तो आपने कहा 5500 रुपये। आपने बस एक करेक्टरिस्टिक बता दी कि दोनों का एवरेज कितना है, 5,500 रुपये, सिर्फ ये बता दिया। इससे आपने कुछ रिजल्ट निकाले आगे, मतलब कोई इम्पैक्ट क्या पड़ा ये कुछ नहीं निकाला ना। हाँ जी, समझ में आई बात। आपने कहा कि 5, 8 और 10, इसमें मैं कहता हूं कि मिडिल वैल्यू कौन सी, आपने कहा 8 है, क्या फर्क पड़ा, निकाल के दे दिया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो सारी स्टैटिस्टिक्स होती है जिससे जो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए। मैं कहता हूं आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो मतलब समझ में आ गया, डिस्क्रिप्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या निकालती है, रिजल्ट्स निकालती है। देखो ध्यान से देखिए, आपने अभी क्या निकाला कि इसकी इनकम 5500 रुपये है, ये मीन बता दिया। 5500 रुपये होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लुएंसेस, रिजल्ट क्या निकलेगा कि भाई इसका खर्चा नहीं चलेगा, जिस तरीके से आप लोगों की एवरेज इनकम कम है एज कम्पेयर टू, यानी जो जिसके बेसिस पर आप रिजल्ट निकालते हो, मतलब जो आपके रिजल्ट में आपको हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा कि आपकी जो एजुकेशन लेवल इंडिया का या हरियाणा का या किसी का भी ले लीजिए वो कम है, ये तो वही आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके फर्दर, तो वो क्या होती है आपकी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल का मतलब रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स निकालना। तो आपका क्या हुआ,
डिस्क्रिप्टिव सिर्फ डिस्क्राइब करती है फीचर्स को, और इन्फ्लुएंशियल क्या करती है, आपके रिजल्ट निकालती है, एस्टिमेट करती है कि आज इनकम आपकी 2 रुपए है, 10 रुपए है, तो आपका फ्यूचर पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये सारा काम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। भाई दोनों स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग समझ में आ गया, इन्फ्लुएंशियल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव। हाँ जी, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, 2 तरीके की स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्रॉक्सटन काउडेन की डेफिनेशन, बाउले की डेफिनेशन, एंड उसके बाद आपने अभी पढ़ा कि क्या क्या फीचर्स होती है, ये भी आपने पढ़ लिया। फिर आपने इसकी जो नेचर में आपने पढ़ा कि इसकी नेचर कैसी है, तो इसका सब्जेक्ट मैटर में जो नेचर पढ़ चुके हैं, और उसके बाद इसका आपने क्या पढ़ा कि कौन कौन सा इसके टाइप्स है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, ठीक है, ओके। उसके बाद आया आपके पास एक दो कोई स्टेटमेंट आई भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एस.जी. वेल्स ने दी थी कि स्टैटिस्टिकल थिंकिंग विल बी वन डे एज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। क्या स्टेटमेंट है आपकी ये स्टेटमेंट ये कहती है कि स्टैटिस्टिक्स एक दिन आपकी नेसेसरी हो जाएगी। हाँ भाई, ये क्या स्टैटिस्टिक है कि स्टैटिस्टिकल थिंकिंग विल बी वन डे नेसेसरी फॉर एफिशिएंट सिटीजनशिप एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। देखो क्या है कि अगर आपको एफिशिएंट सिटीजनशिप चाहिए कि आपके कंट्री में हो क्या रहा है, किस तरीके से काम चल रहा है, तो एक दिन आपको स्टैटिस्टिक्स जानना ज़रूरी है। स्टैटिस्टिक का मतलब भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, गरीबी रेखा से आप कितने नीचे हो। जब जिस दिन आपको ये सब बातें पता लग गई तो आपको पता लगेगा कि हमारी कंट्री कहाँ लाई करती है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है। तो ये मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, आपको डेटा पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको आपका काम पता है कि भाई मुझे कितने सब्जेक्ट करने हैं, कितना कहाँ से करना है और कितना हो गया है, तो आप एक अच्छे सिटीजन बन जाओगे। मेरी बात समझे भाई, क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स एक दिन सच में ज़रूरी हो जाएगी जब आप, अगर आपको इंडिया में अच्छी एफिशिएंट सिटीजनशिप चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद आया लिमिटेशंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। देखिए आप स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हो, मतलब स्टैट का मतलब ये होता है कि हर चीज़ आपकी क्वांटिटेटिव होगी, ठीक है। एग्रीगेट में स्टडी होती है, एग्रीगेट का मतलब कि भाई 5 आपने लिखा ना 5 एप्पल्स, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कैसे स्टडी करोगे, 5 एप्पल्स, 6 एप्पल, 7 एप्पल्स, इनकम है वो भी आपकी सेम रहेगी। स्टैटिस्टिक्स ओनली मेथड है, ये कोई नहीं है कि भाई स्टैटिस्टिक्स एकला मेथड नहीं है, मैथमेटिक्स भी काम करता है इसके लिए। तो इस तरीके से आपका आया। अब देखो डेटा आपका होमोजीनियस होना चाहिए तभी कंपेयर कर पाओगे। क्या इसमें कोई कंपैरिजन है आपके पास कि 5 कार लिख दिया और 5 आपने लिख दिया एप्पल? हाँ भाई बताओ, हाँ जी बताओ, कंपेयर कर सकते हो? ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि हर एक कार में एक एप्पल रख दिया, लेकिन कोई कंपेयर नहीं है इनका, ठीक है। वैसे मैं वैसे ही कह रहा हूँ, 5 कार और 5 एप्पल का कोई वो नहीं है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया, एक तो लिख दिया आपकी इनकम, ठीक है, और एक आपका दूसरी चीज़ लिख दी। मतलब आप कंपेयर तभी कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ होगी कि एक्स के पास 5 कार है, वाई के पास 10 कार है, तो ये कंपेयर आप ऐसे कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपका डेटा होमोजीनियस होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं। मतलब अभी आपने कहा ना कि 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होती, आपका क्या होता है, रीजनेबल एक्यूरेसी होती है। तो आपका क्या आता है कि ये रिजल्ट आपका एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं, ये नहीं कि 100% ट्रू होता है। आपको ये बात कहूँ मैं क्या कि इंडिया में जो लोगों की अर्निंग है वो पर मंथ सभी की ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए है। मेरी बात मान लोगे? बताओ क्यों नहीं मानोगे? हैं? क्या कह रहे हो निसाब? नहीं, क्या कह रहे हो एक बार, मेरे को आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आई तो सभी बोली शाबाश। मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनकम ना 2 लाख रुपए, मतलब सभी की इनकम ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए। मेरी बात मान लोगे? आपने कहा नहीं, रीजन क्या दिया आपने? शाबाश बताइए, अरे बताओ तो सही, क्लास में हो आप सभी।
आप मेरे को क्या पता, यही कह रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, तो आपकी कोडिंग कितनी है? पता नहीं सा। सर आप खुद की कह रहे हैं, सबकी कह रहे हो? सबकी कह रहा हूँ मैं तो, पूरे इंडिया में। आपकी भी है 2 लाख रुपए महीने की। नो सर, मेरी तो नहीं है। तो नहीं है तो देखो, मैं भी आपकी क्यों बात मानूं जब आपने मेरी नहीं मानी, तो है ना? मैंने कहा कि 2 लाख रुपए, आप मेरी बात मान लोगे? ये बताओ। मैं कहता हूं 10,000 रुपए, आप मेरी बात क्यों मानोगे? और मैं आपकी क्यों मानूं जो आप बोल रहे हो? देखो भाई, अगर मैं आपको किसी चीज का एविडेंस दे दूं, रेफरेंस दे दूं, तो आप मेरी बात मान लोगे? हाँ भाई ऐसे ऐसे है, मान लोगे? और ऐसे अब मैं बिना बात के कोई ऐसे बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, भाई मैं हम तो ऐसे हैं, वो है, बिना रेफरेंस के, मतलब कोई चीज़, आप मेरी बात मानोगे नहीं ना? मैं आपकी मानूंगा? मैं क्यों मानूं आपकी बात? तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स ना रेफरेंसेस के साथ टिकी होती है। विदाउट रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। अगर आपने रेफरेंसेस नहीं दिए तो आपके रिजल्ट गलत माने जाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स हमेशा एक्सपर्ट ही यूज कर पाएंगे, नॉर्मल पर्सन होता है वो आपके लिए यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, ये थी इसकी कुछ लिमिटेशन। एक ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स मेथड आर मोर डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपर्ट। बंदर के हाथ में बंदूक पड़ी, आपने सुना है ना? हाँ, तो ये उसी तरीके से अगर कोई जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी इनएक्सपर्ट के हाथ में दे दी, इनएक्सपर्ट यूज करेगा तो उसका कुछ भी बना देगा। ठीक है, इनएक्सपर्ट पर्सन मतलब जिसको काम ही नहीं करना आता। तो ये किसने की, ये स्टेटमेंट याद रखना, यूल और कंडाल ने कहा कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर मोर डेंजरस टूल इन द हैंड्स ऑफ इनएक्सपर्ट। कुछ भी रिजल्ट निकाल के दे देगा कि ये रिजल्ट इस तरीके से है। ठीक है, मिसयूज पॉसिबल है स्टैटिस्टिक्स का। देखो कैसे पॉसिबल है मिसयूज। जैसे कोविड का जो केस आया था ना, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, जैसे अपने यहाँ ना जैसे टेस्टिंग चल रही थी, जैसे पाकिस्तान में जो था, पाकिस्तान में पर डे जो टेस्टिंग चल रही थी वो वहाँ पर 1,000 के अराउंड चल रही थी, मेरे को जहाँ तक डेटा याद है। ठीक है, इंडिया में जो ये टेस्टिंग चल रही थी वो चल रही थी कितनी, ये चल रही थी 15,000 के अराउंड। ठीक है, और यूएसए में जो चल रही थी ये टेस्टिंग चल रही थी 1 लाख के अराउंड। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी एक चीज़ बात आई आपके पास, इंडिया में 15 हो गया, ये आ गया आपके पास, ये क्या आपकी टेस्टिंग। बात आई वैक्सीन की, तो वैक्सीन वहां पर लग रही थी, मान लो कितना, यहां पर लग रही थी 5,000, इंडिया में मान लो लग रही थी आपकी 10,000, और यूएसए में लग रही थी आपकी 50 नहीं, मान लो यहाँ पर 70,000 लग रही थी। तो देखो डेटा की मिसयूज कैसे पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल है मिसयूज, जब आप अपने इंडिया को स्ट्रॉन्ग दिखाना है ना, तो क्या करो, इंडिया में स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाओ कि इंडिया में जो आपके टेस्टिंग है वो पाकिस्तान से ज़्यादा आ रही है। आ रही है ना पाकिस्तान से ज़्यादा? हाँ जी, इंडिया को सुपीरियर दिखाना है तो यहाँ पर आप दिखा दो कि इंडिया इससे ग्रेटर काम कर रहा है। लेकिन आप एक्चुअलिटी में देखोगे तो क्या भाई यहाँ पे 15,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन देखो यहाँ पर 1 लाख हो रही है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या है, मिसयूज बहुत पॉसिबल है। और ये काम करते ही जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये काम करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट होती है ये काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मीन्स है नॉट ए सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, एक साधन है जिससे आप अपने सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हो। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। एक क्वेश्चन आता है कि आप भाई स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा क्यों नहीं करते, मतलब ऐसा क्या कारण है कि जिस पर आप स्टैटिस्टिक्स पर डिस्ट्रस्ट है, भरोसा नहीं किया जा सकता। देखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। देखो, आप एक ही चीज से, ये डेटा है आपके 5, 7, 8 और ये 9 बोले, इसी से आप मीन निकाल सकते हो, इसी से मीडियन निकाल सकते हो, इसी से आप मोड निकाल सकते हो, इसी से टी टेस्ट लग जाएगी, इसी पे एफ लग जाएगी, इसी डी, और सबके रिजल्ट अलग आएंगे। सबके रिजल्ट अलग आएंगे तो आप किसके रिजल्ट पर भरोसा करेंगे, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मतलब आपका क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स को
आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को निकालने के लिए, अपने तरीके के रिजल्ट निकालने के लिए अल्टर्ड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जैसे जितने भी पीएचडीज होती है ना, सब अपने डेटा को मॉडिफाइड करते हैं एट द एंड, बिकॉज उनको अपने रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग लेके आने होते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट चाहती है, वो भी डेटा को अल्टर कर लेती है कि जहाँ जहाँ मतलब देखो गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, तो क्या करेगी, वो डेटा वहीं से फिल कराएगी जहाँ उसके मतलब समर्थक है, जहाँ उसके अगेंस्ट लोग हैं वहाँ से क्यों फिल कराएगी। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स आपकी मतलब ऐसे प्रेजेंट की जा सकती है कि आपका रीडर कंफ्यूज हो। देखो आपका एक्चुअल डेटा आ गया, गवर्नमेंट आप दिखाना चाहे, आपका ऑथेंटिक है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर आपकी रिपोर्ट है, लेकिन उसको रिपोर्टिंग इतना मैनिपुलेट करके दिखाया गया है कि रीडर कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअल डेटा क्या था। तो ये क्या एक रीजन है कि स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी शायद, अब आप बीकॉम में थे आपने, कि जो स्टैटिस्टिक्स है कि एक मिट्टी की तरह है कि अगर चाहो तो आप उससे मतलब एक डेविल भी बना लो और चाहे तो आप उससे एक एंजल भी बना, है ना, जैसा आप चाहो वैसा बना लो। तो इस तरीके इसका भी डेंजरस हो जाता है, ठीक है। अगर आपने डेटा को पार्शियल मैनर में कलेक्ट किया है तो रिजल्ट आपके मोस्टली गलत होते हैं। मतलब मैंने आपको ये देखना चाहता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो जैसे मैं किसी से आपसे पूछता हूँ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप कहते हो हाँ जी यस सर, या जैसे भी आप बोलते हो। अब मेरी क्लास में मान लो 15 बच्चे हैं और उसमें से 2 या 3 बोलते हैं, मैं उसी के बेसिस पे जज करता हूँ कि भाई सभी को समझ में आ रहा है। ये चीज़ हो सकती है कि 5 बच्चे ऐसे होते हो जिसको समझ में नहीं आए हो, लेकिन वो नहीं बोल रहे, वो उसकी कमी है पहली बात तो। लेकिन क्या हो सकता है, अगर मैंने डेटा पार्शियली कलेक्ट कर रहा है तो मेरे रिजल्ट हो सकता है मोस्टली गलत भी हो जाए। तो इसलिए कि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो उस पर आप ट्रस्ट कम कर सकते हो, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करते। आप अपने घर से लेकर कहीं चले जाओ, स्टैटिस्टिक्स आपकी यूज़ होने वाली चीज़ है। अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है भाई स्टैटिस्टिक्स के? हाँ जी, क्या क्या कह रही है निशा? रिसर्चर्स के बारे में बताया आपने, जो अपने अकॉर्डिंग वो कर लेते, क्या करते हैं समझ नहीं आया। जैसे आपका ना, आपने डेटा, आपने ये दिखाना है कि मान लो ये मेरी रिसर्च चल रही है कि भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये मेरी रिसर्च मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आया समझ में? रिसर्च क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या करना चाहता हूँ, चेक। अब भाई मेरे को लगता है कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे फेवर में बोलेंगे और 6 स्टूडेंट ऐसे जो मेरे भाई मतलब अनफेवरेबल है, जो मेरे फेवर में नहीं बोल रहे, ठीक है। हमने भाई डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने लगे, मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये लोग गलत बताएंगे। अब सैंपल लेना होता है, मान लो स्टूडेंट में 16 स्टूडेंट 12 थे, तो मैंने क्या किया, 4 उन स्टूडेंट से डेटा फिल करा लिया, या मान लो मैंने 3 से करा लिया, तीनों का इक्वलिटी पे है, मैंने अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना है तो मैं उससे फिल करा लूँगा जिससे आप जो मेरे फेवर में बोलेगा, तो कि मेरा रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग आए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लाइक दिस। आई बात समझ में? मतलब और ये तो चलो मैंने ऐसे ही बता दिया कि नॉर्मल सा। और जैसे डेटा फीड करवा लेते हैं ना क्वेश्चनियर से, तो ये जब फीड करते हैं कंप्यूटर में तो अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं सारे के सारे रिसर्चर, क्योंकि कभी रिलायबिलिटी नहीं आ रही, कभी वैलिडिटी नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं आ रही, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब एडजस्ट करके चलते हैं ताकि उनकी रिसर्च आपकी ऑथेंटिक लगे, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ाया है स्टेट का मीनिंग, प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में, ये याद रखना कौन सा प्लूरल में है कौन सा सिंगुलर में है, ठीक है। बाउले और क्रोक्स्टन काउडन की सब्जेक्ट मैटर, स्कोप और इसके क्या क्या लिमिटेशंस है, यहाँ तक आपने पढ़ाया, रीजंस पढ़ा है। अब आपके पास आया, काम कर रहे हो आप, काम कर रहे हो, जो भी रिसर्च आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको काम क्या करना है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि मान लो आपको ये चेक करना है कि आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, तो क्या आप उनसे ये पूछोगे कि आपकी इनकम कितनी है? हाँ जी स्टूडेंट बताओ, आप उनसे क्या पूछोगे, भाई आपके मार्क्स बता दीजिए, यही बात है ना। तो सबसे पहले क्या आपका, सबसे पहले अपने डेटा को आइडेंटिफाई करोगे कि आपको किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना है या किस तरीके का डेटा पे काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पीएचडी का टॉपिक है कि मुझे फाइनेंशियल हेल्थ और डिविडेंड पे आउट रेशो चेक करना है, तो मैं अब डिविडेंड का डेटा लूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है,
ठीक है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसा डाटा चाहिए, डिविडेंड का डाटा चाहिए। पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, ओके ना। सेकंड स्टेप जो आपके पास आया वो क्या, आपके पास कलेक्शन करना है डेटा का। आपने डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया कि डेटा कहाँ से मिलेगा, कैसा डेटा है, किस तरीके से आपने कलेक्ट करना है, ये सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सर दोबारा बताना, क्या बताना था भाई, मैं तो मैसेज नहीं पढ़े प्रीति। अब बताओ, कुछ पूछना हो तो प्रीति। अभी नहीं सर, वो टेक्स्ट का था। अच्छा टेक्स्ट का था, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि मैं लैपटॉप से थोड़ा दूर होता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि किसने मैसेज किया, बोल दिया। ठीक है चलो, हाँ भाई, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया डेटा को। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद ये देखा कि इस डेटा को कलेक्ट कैसे करना है। कलेक्ट करने के पहले आप देखोगे डेटा दो तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी। निशा पता क्या होता है प्राइमरी डेटा? हाँ भाई निशा, क्या होता है प्राइमरी डेटा? निशा पता है ही नहीं क्लास में? निशा क्लास में है या नहीं तो बता दे, हाँ या ना में जरूर बोला करो भाई, आपको नहीं पता हो तब भी। मेरे को बोल रहे थे किसी और को, मैं तो बोल रही हूँ। निशा कहा था मैंने, मनीषा मैम मुझे पता है, आप रिसर्च स्कॉलर हो तो आपको पता होगा। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। प्रीति मैम आप बताओ व्हाट इज प्राइमरी डेटा? अरे निशा प्रीति वो सारी आप लोगों को प्राइमरी डेटा को पहली बार कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि पहले कलेक्ट ही नहीं हो रखा होता, हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहली बार। ठीक है, वेरी गुड। ओरिजिनल डेटा होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है। क्या जा रहे हो, मैच में नहीं खाओगे? हाँ तो थोड़ी देर में चलेंगे, यहाँ से फ्री होती 10 मिनट 15 मिनट। हाँ भाई, क्या है कि इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओरिजिनल डेटा होता है, पहली बार कलेक्ट हो रहा है ओरिजिनल डेटा, किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है, जैसे चीज़ है वैसे ही वो कलेक्ट कर रहे हो। मान लो मैं आपके पास आया, मैंने पूछा कि आपकी एवरेज परसेंटेज कितनी है या आपके मार्क्स कितने हैं, तो आप मेरे को बता दो कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं पहली बार कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल डेटा होता है, फर्स्ट टाइम आपका कलेक्ट हो रहा होता है। और एक बात याद रखना, ओरिजिन ऑफ सोर्स से कलेक्ट होता है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से, मतलब जहां इसका सोर्स है वहीं से ये कलेक्ट होगा, ठीक है। कोई वो मैनिपुलेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट पर्सन होता है ऐसे डेटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि कोविड का डेटा डायरेक्टली कलेक्ट हुआ है, तो जिसने पहली बार डेटा कलेक्ट किया वो तो हुआ प्राइमरी डेटा। अब मान लो इसी डेटा जो कलेक्टेड है कि भाई कितनी डेथ हुई, कितना क्या हुआ, उस पर मान लो आप लोग काम करो, रिसर्च करो, आप यूज़ करो, तो वो आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देखो सेकेंडरी डेटा आप क्या होता है, ऑलरेडी होता है, उसको अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आप कलेक्ट कर रहे होते हो। मैंने अभी कोविड का एग्जांपल दिया, कोविड आपका पहले प्राइमरी थे, जब पहली बार कलेक्ट किया, ऑलरेडी कलेक्ट हो गया, उस पर आप काम करने लगे तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को कलेक्ट करना सेकेंडरी डेटा होता है, जो कि आपका कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है आपके पास। आया भाई बात समझ में, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस है, आपने फटाफट आंसर देने हैं। ओरिजिनल डेटा कौन सा होता है, ठीक है। कॉस्ट किसकी ज़्यादा आएगी, प्राइमरी की। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, प्राइमरी। रिलायबिलिटी मतलब किस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी पे? प्राइमरी पे। और कॉस्ट की क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी कम किसकी होगी, सेकेंडरी पे। अच्छा, स्पेसिफिक डेटा कौन सा होता है, स्पेसिफिक डेटा प्राइमरी है, क्योंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट हो रहा है। और आपका जो सेकेंडरी डेटा होता है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, तो वो आपको ओरिजिनल होता नहीं है, ठीक है। हेलो हाँ सर, आपने क्या करवा दिया, मेरा नेटवर्क चले गया, समझ ही नहीं आया मुझे। कुछ नहीं कराया, बस यही कराया था कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या है, पूछा आपसे। प्राइमरी डेटा क्या होता है, हाँ बस तो पता है आपको, ठीक है। ओरिजिनल भी यही होता है, हाँ बस
कोई नहीं, यही कराया। प्राइमरी डेटा क्या होता है, ओरिजिनल कौन सा होता है, कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक कौन सा होता है, ठीक है। तो ये सब कराया है आपके दोनों में। अभी देखो ये डिफरेंस है, ओरिजिनल की आप प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, स्पेसिफिक होता है, सेकेंडरी आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है। सूटेबिलिटी कहाँ होती है, देखो जहाँ आपको किसी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं करनी ना, प्राइमरी डेटा काम करेगा। जहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो, सेकेंडरी डेटा काम करेगा, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तरीके का ही डेटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। पहली बार देखो डेटा कलेक्ट हुआ वही डेटा तो प्राइमरी हो गया, और दूसरा वही डेटा कलेक्टेड है और दूसरे के हाथ में चला गया तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। ये बात ठीक है कि एक ही डेटा प्राइमरी भी हो सकता है और आपका सेकेंडरी भी हो सकता है। आगे समझ में? देखो आप मालूम मैंने डेटा कलेक्ट किया पहली बार, तो मेरे लिए क्या वो प्राइमरी डेटा हो गया? हाँ भी बोलो। और अब आपको डेटा चाहिए वही, तो आपके लिए क्या हुआ? बस तो यही बात है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ठीक है। अब डेटा कैसे कैसे कलेक्ट हो सकता है? वही प्राइमरी डेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या कह रही मीनू? देख एक बात बता, मैंने पीडीएफ मांगी थी आपसे, आप मेरे को पीडीएफ भेज देते है ना, तो कितना टाइम लगा? मेरी कोई कॉस्ट लगी? नहीं लगी। टाइम लगा? मतलब जरा सा लगा ना। और यही मैं उसको पहली बार लिखूँ, ये सारी चीजें मैं नोट्स बनाऊं, तो टाइम लगेगा ना। हाँ तो वो 109 पेज, तो देखो सेकेंड डेटा में टाइम भी नहीं लगता, कॉस्ट भी कम लगती है, ठीक है। ओके, अब ये मेथड देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है भाई? आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आपका ए पर्सन है, अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है और ये आपका नहीं, आप मान लो ए रिसर्चर है और इसको बी से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टली इससे कांटेक्ट कर लेगा और इससे इंफॉर्मेशन कर लेगा, इंटरव्यू कर लेगा, इसका इन्वेस्टिगेट कर लेगा। इजी था मेथड, ठीक है। ये मेथड आपका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वहाँ होता है जब आपको इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना हो, तो उसी से जाके बात करो आप। आया समझ में? हाँ जी, ठीक है ना। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आपका वहाँ सक्सेसफुल होता है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना होता है, ठीक है। हाँ ये रहा ना, फेस टू फेस कांटेक्ट का मतलब है, यहाँ पर फेस टू फेस का मतलब है कि जैसे मेरे को अगर आप लोगों से डेटा चाहिए तो मैं आपसे ही बात करूँ, कोई बीच में थर्ड पर्सन नहीं आए, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें क्या है, आपको इसमें क्या होगा, देखो आपकी मेरी बात हो रखी है, मान लो कोई अपनी बात हो रही है, तो वो सीक्रेट रहेगी अपने बीच में। मेरी बात समझ रहे हो कि इसमें आप कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो कहीं शेयरिंग में नहीं चलती, सीक्रेट लेवल पे चलती है। तो इसमें क्या है, जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी से वो कांटेक्ट करेगा। तो ये है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कहाँ सूटेबल है? जब आपको डेटा ओरिजिनल चाहिए होता है, डेटा की आपको सीक्रेट रखना होता है और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज ही होती है। मान लो एक एक्सपर्ट मतलब एक टेक्निक ऐसी यूज़ हो रही है जिसको मतलब एक पर्सन ही जो एक्सपर्ट है वो यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो किसी को कोई मतलब टेक्निक आती हो, कंप्यूटर आता हो और जो सामने वाला है उसको नहीं आता हो, तो उससे भाई वो पूछ के कि भाई इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे वो बताता रहे। तो मतलब एक टेक्निकल आपकी रिक्वायरमेंट होता है, वो आपका काम होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो इसमें क्या है, ये हो आप या ए पर्सन, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसकी? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। आप डायरेक्टली बात कर सकते हो इनसे, लेकिन आपका मतलब आपका कहीं ना कहीं एक लिंक है एच पर्सन के साथ जो ये मोदी की इन्फॉर्मेशन रखता है, इस पे मोदी पे इसने स्टडी कर रखी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे। अब आप क्या करोगे, इससे बात करोगे, ये आपकी जानकारी, ये अप्रोचेबल है, तो आप इनसे बात करोगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। एच कौन पर्सन हुआ? एच वो पर्सन है जो इनडायरेक्टली इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और क्या है, और का देखो एक आपका ना एक पर्सन है जो आपका मान लो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे करोगे? उसके पेरेंट्स से ले लो। यानी आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आप उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो
जिसके पास जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो उसके पास अवेलेबल होगी। आया समझ में भाई? हाँ जी, आया नहीं? ठीक है, ठीक है। तीसरा आया इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंट। देखो आप क्या कर रहे हो, ये एक रिसर्चर है ए ने क्या किया, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपकी अलग अलग जगह से, तो इसने क्या किया, कुछ पर्सन अपॉइंट कर दिया, इसने अपॉइंट कर दिया 1 2 3 4, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ए के पास पहुंच देता है, ए इसको यूज करता है ना। तो इसका जैसे एग्जाम्पल ये है, जैसे न्यूज़ चैनल एजेंसी हो गई, अखबार की एजेंसी हो गई आपके पास, न्यूज़पेपर वाली, ये क्या करते हैं, अपने रिपोर्टर्स को लगाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन पूरे दिन कलेक्ट करते हैं और आके आपके पब्लिशिंग हाउस में जमा कर देते हैं या भेज देते हैं, तो वो आपके प्रेजेंट वो कर देते हैं पब्लिश। तो ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी कोरेस्पोंडेंट। ये भी समझ में आ गया? आपसे क्वेश्चन आया कि मीडिया हाउसेज कौन यूज कर, कौन से वो करता है, तो ये करता है आपको इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंट। एक आया आपके पास क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर में क्या है कि एक नंबर ऑफ कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक फॉर्मेट में, वो आप जिससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है उसको आप अवेलेबल करा देते हो। क्या किया आपने, जिससे आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आपने अवेलेबल करा दिया, वो उसको फिल करके आपको अवेलेबल करा देगा, वापस दे देगा। तो ये था क्वेश्चनियर, मतलब एक नंबर ऑफ लिस्ट थी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, उसकी एक लिस्ट थी, आपने मैंने आपको दिया, आपने फिल किया कि मैंने लिखा उसमें नेम, जेंडर, एजुकेशन लेवल, इनकम, और जो मेरे 5-7 क्वेश्चन है वो फिल कराए, वापस ले लिया। तो ये तो आपका क्या, ये तो आपका क्या क्वेश्चनियर मेथड से डेटा कलेक्ट करना। एक और है आपके पास शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, सेंड थ्रू द एनुमरेटर्स। शेड्यूल्स पता है किसी को क्या होता है? हाँ जी, पता है? चलो नहीं पता, देखो आपकी ना पॉपुलेशन इलिटरेट है, जैसे आप लोग तो हिंदी जानते हो, लेकिन तमिल में आपका कोई मान लो वो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हिंदी नहीं जानता हो या हिंदी जानता हो, तो वो तमिल की में इन्फॉर्मेशन चाहिए और तमिल में क्वेश्चनियर बनाया हुआ है, वो क्या करेगा कि हरियाणा में किसी को अपॉइंट करेगा और वो आप लोगों से पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, वहाँ पर कुछ और ही मिलेगा, वो तो अजीब से अक्षरों में, जो आपके लिए तो अजीब ही है ना। और वो पूछेगा आपकी इनकम क्या है, वो उसको तमिल की लैंग्वेज में बढ़ता रहेगा। तो शेड्यूल में क्या होता है कि आपसे लोग पूछेंगे, आप उनको बताओगे और वो लिखता रहेगा, तो ये होता है शेड्यूल। क्वेश्चनियर की तरह होता है, क्वेश्चनियर तो आप खुद फिल करते हो, रेस्पोंडेंट खुद फिल करता है, और जो शेड्यूल होता है वो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका जो काम कर रहा है रिसर्च का वो खुद फिल करता है। तो इन दोनों में ये होता है डिफरेंस। हाँ जी, आगे समझ में? क्वेश्चनियर में देखो मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को डेटा चाहिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर आपको मेल कर दूँ, आपको व्हाट्सअप कर दूँ, आप उसको फिल करके मुझे भेज दे, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, आया समझ में? और दूसरा क्या है कि मैं आपसे ना कॉल करता हूँ और कॉल करके आपसे पूछता हूँ कि ये डेटा दे दो, ये क्या नाम है आपका, क्या एज है, क्या ये है, क्या वो है, वो मैं खुद फिल कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया शेड्यूल। ठीक है, ठीक है, ओके। जब आपकी पॉपुलेशन इलिटरेट हो तो आप शेड्यूल लगाओगे या क्वेश्चनियर लगाओगे? है ना, शेड्यूल्स लगेगा। और आपको कोई पूछे ना कि इंडिया की जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है वो कौन से मेथड से होती है, तो इसी से होती है। अगर आपको याद हो 2011 में आपकी एज कितनी थी, आप ध्यान करो थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो, आपके घर ये मास्टर्स आए थे, ये टीचर्स आए थे और वो डेटा फिल कर रहे थे कि आपको कितनी बाइक है, कितनी स्कूटी है ना। तो वो शेड्यूल मेथड ही था कि गवर्नमेंट ने एनुमरेटर्स लगा दिए थे, वो आपसे पूछ रहे थे, आप बता रहे थे। ठीक है, ओके। तो ये था भाई आपका 5 तरीके से डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। इसी तरीके से आपका सेकेंडरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है? पब्लिश सोर्सेज, जो पब्लिश्ड हो गया है, जो मतलब आपका मतलब इंटरनेट पे आ गया हो या किसी और सोर्स में, बुक्स में आ गया हो, मैगजीन्स में आ गया हो, तो पब्लिश सोर्स हो गया। जैसे कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती है, आरबीआई की रिपोर्ट हो गई, जर्नल्स आते हैं, रिसर्च पेपर्स आते हैं, आपकी बुक्स हो गई, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बुक हो गई, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब क्या है आपके पास, ये आपके क्या है, पब्लिश हो गए सोर्सेज है, जो पब्लिश हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेटा आ सकता है।
और अनपब्लिश का मतलब जो डेटा कलेक्ट तो कर लिया लेकिन कहीं पब्लिश नहीं हुआ, जैसे कि एमडीयू का रिजल्ट कहीं पब्लिश नहीं होता, एमडीयू का एम्प्लॉय का डेटा पब्लिश नहीं है, तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका हुआ अनपब्लिश डेटा। पब्लिश मतलब जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया हो, और अनपब्लिश का मतलब जो अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हुआ है। हाँ जी, आया समझ में? अब जब आप ना डेटा को यूज करते हो सेकेंडरी का, तो कुछ आप चीजें ध्यान रखते हो कि आपने जिससे डेटा कलेक्ट करना है उस एजेंसी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी किसी है। एबिलिटी मतलब कि वो डेटा ठीक तरीके से कलेक्ट करता है, नहीं करता, अगर ठीक करता है तो आप उसके लिए मतलब उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, उसे डेटा कलेक्ट करो, अदरवाइज मत करो। दूसरा, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है। मैंने कहा मेरा डिविडेंड का ऑब्जेक्टिव पीएचडी है, तो मैं डिविडेंड का ही डेटा लूंगा और मैं ये देखूंगा डिविडेंड का डेटा कहाँ मिलेगा, तो उस तरीके से मैं काम करूंगा। सेकेंडरी डेटा की बात कर रहा हूँ मैं सारी। आपका मेथड ऑफ कलेक्शन कैसा होगा भाई, सेकेंडरी डेटा कैसे लेना है मेरे को, मतलब एनुअल रिपोर्ट से लेना है या मेरे को प्रोवेस से लेना है या बहुत सारे सोर्सेज है वहाँ से लेना है, तो किस मेथड से लेना है, ये चीज़ आई आपके पास। कितना टाइम में लेना है, क्या कंडीशन होगी कलेक्शन की, और जो मेरे की जैसे यूनिट है उसकी डेफिनेशन क्या। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, तो फार्मास्यूटिकल्स में मुझे डिविडेंड का ही डेटा चाहिए, तो मेरी ये यूनिट्स होगी कि वजह मुझे डीपी रेशो चाहिए, ईपीएस चाहिए, डीपीएस चाहिए, तो इस तरीके से। और आपका एक्यूरेसी की डेटा आपका कम से कम आपका एक्यूरेट हो, कि एक्यूरेसी के साथ आप कलेक्ट कर पाओ। तो ये कुछ प्रिकॉशंस रखनी है जब आपने सेकेंडरी डेटा को यूज करना है। ठीक है, तो भाई ये था आपका आज का लेक्चर सेकेंडरी डेटा तक का। कोई डाउट है तो पूछिए भाई, शाबाश। नहीं तो फिर आप पढ़ोगे तब आएगा डाउट।